नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रिव्यू में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी IDD के जो हमारे फर्स्ट ईयर के भाई बहन हैं उनके लिए। और इसका मॉडल पेपर भी आप लोगों के लिए अपलोड किया जा चुका है, तो उसको भी भैया देख लीजिएगा। बाकी जो भी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है, जितना भी आप देख सकिएगा उतनी चीजों को देख करके जाइएगा। इस वीडियो में लगभग हम 10 से ज्यादा, लगभग 14 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने रखा है। और बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की, FACP यानी कि फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। इसमें कितने डोमेन्स होते हैं? तो हम कहेंगे इसमें मुख्यतः 5 डोमेन्स होते हैं। आपका पर्सनल, सोशल, शैक्षणिक, व्यवसायिक और मनोरंजनात्मक, ये 5 डोमेन्स जो होते हैं वो आपके फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग में होते हैं। जो हमारे ID बच्चे होते हैं, इनकी जो कक्षा का निर्धारण किया जाता है, कहा जाता है कि भैया प्री प्राइमरी में बच्चा जो है आपका 3 से 6 वर्ष तक रहेगा, फिर प्राइमरी में जाएगा 7 से 10 वर्ष तक, फिर उसके बाद में अगर बच्चा 80% अचीव कर लेता है तो बच्चा जाएगा सेकेंडरी में। सेकेंडरी में उसकी उम्र क्या होगी? तो हम कहेंगे 11 से 14 वर्ष की होगी। उसके बाद में फिर से अगर 80% बच्चा अचीव कर लेता है तो भैया हम क्या कहेंगे, बच्चा जाएगा 15 से 18 साल में जाएगा बच्चा प्री वोकेशनल में। और उसके बाद में 18 प्लस जब बच्चा हो जाएगा, 18 साल से ऊपर जब बच्चा हो जाएगा तो वोकेशनल में जाएगा। अगर नहीं अचीव कर पाता है तो उसके लिए दूसरा क्राइटेरिया है, आप लोगों ने अच्छे से बहुत पढ़ा है। हमने यहाँ पर 80% अचीवमेंट की बात की है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है। छोटे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आए हुए हैं उनको मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। बड़े भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी रखे गए हैं, उनका उत्तर भी बहुत आराम से बताया जाएगा। तो भैया वीडियो को ना एक बार यार सबके पास शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और ये भी बता देना कि कल का पेपर जो आप लोगों ने दिया, यानी कि आज का पेपर नंबर 2, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, कैसा हुआ आप सभी का और क्या कुछ देखने को मिला आपको एग्जाम में, ठीक है भैया। विभेदक निदान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक ऐसा नैदानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समान लक्षणों वाले 2 या 2 से अधिक स्थितियों के बीच अंतर करके सही बीमारी या विकार की पहचान की जाती है। शिक्षक निर्मित परीक्षक क्या होता है? यह एक अनौपचारिक परीक्षक होता है, या एक अनौपचारिक हम कह सकते हैं परीक्षण होता है, जहां पर शिक्षक जो है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सामग्री को तैयार कर देता है। बच्चों के आधार पर, विशिष्ट पाठ सामग्री के आधार पर बच्चों की प्रगति, सीखने का स्तर, इसकी जांच स्वयं से कर लेता है, ठीक है। BCSLD मैंने आपको बताया है, बिहेवियरल चेकलिस्ट फॉर स्क्रीनिंग द लर्निंग डिसेबल्ड। जो हमारे SLD बच्चे होते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए जो है BCSLD का प्रयोग किया जाता है। यह एक स्क्रीनिंग टूल होता है, ठीक है, जिसका उपयोग शिक्षक बच्चों में सीखने की अक्षमता के शुरुआती लक्षणों को पहचानने के लिए करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। शैक्षिक आकलन को परिभाषित करें। शैक्षिक आकलन वह व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके अंतर्गत छात्रों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और शैक्षणिक प्रगति के बारे में डेटा एकत्रित करना और इसका उपयोग करना, इसकी समीक्षा करना, ताकि उनसे बच्चे सीख सके और प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। शैक्षणिक व्यवस्था में जांच उपकरण का क्या महत्व है? शैक्षणिक व्यवस्था में जांच उपकरण का क्या महत्व है, ठीक है भैया। बात होती है आपके स्क्रीनिंग टूल्स की, ठीक है, वो भी शैक्षिक व्यवस्था में। तो बात करते हैं भाई, जब भी बच्चे को अगर आपको शिक्षा देनी है तो सरल तरीके से आपको देनी है। आपका प्राथमिक उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों की पहचान करो। बच्चों की पहचान शैक्षणिक, व्यवहारिक, सामाजिक, संवेगात्मक, विकासवान, जो भी ये रूप हैं जहां पर बच्चे पिछड़े हुए हैं, वहां पर आप क्या करो भैया, बच्चों की जोखिमों की पहचान करो। और जब आप इनकी पहचान कर लोगे, जितनी जल्दी शीघ्र पहचान आप कर लोगे उतना ही अच्छा है भैया आप सभी के लिए, कि बच्चे को आप क्या दे पाओगे,
बच्चे को आप क्या दे पाओगे? तो कहोगे सर बच्चे को हम लोग शीघ्र हस्तक्षेप दे पाएंगे। ठीक है, क्या दे पाएंगे? शीघ्र हस्तक्षेप दे पाएंगे। और अगर आप शीघ्र हस्तक्षेप दे पाएंगे तो क्या कहोगे भैया? जब आप शीघ्र हस्तक्षेप दे पाओगे तब आप क्या कहोगे? बच्चा जल्दी से जिन क्षेत्रों में पीछे होगा, शैक्षणिक क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बच्चा पीछे होगा उसमें आप उसका सुधार कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी आपने पहचान किया उतनी जल्दी आपने समय पर क्या दिया? हस्तक्षेप दिया। और हस्तक्षेप करके आप जो है कम समय में बच्चे की जोखिमों का पता लगाओ और प्रारंभिक सहायता योजना बना करके बच्चे को शिक्षा दो, बच्चे को शैक्षणिक नुकसान से बचाओ। क्योंकि आप देखते हैं जितनी जल्दी बच्चे के लिए हस्तक्षेप दिया जाता है उतनी ही जल्दी बच्चा अपनी चीजों को मजबूत कर पाता है। जो कमजोरियां होती हैं उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, संसाधनों का सही नियोजन करना, भाई बिना संसाधनों के सही नियोजन के कोई काम नहीं हो सकता। विशेष शिक्षक, काउंसलर, थेरेपिस्ट, माता पिता, ये सभी जो है बच्चे को अच्छा बनाने के लिए जो भी शैक्षणिक नियोजन है उसको करें। स्क्रीनिंग एक त्वरित प्रक्रिया जिसके तहत बच्चों की गहन और खर्चीली नैदानिक परीक्षण करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है। केवल जो बच्चे स्क्रीनिंग में प्रभावित पाए जाते हैं उनके लिए हम आगे औपचारिक मूल्यांकन के लिए भेजते हैं। जांच उपकरण समावेशी शिक्षा की रीढ़ है, यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा में कोई भी बच्चा सीखने की समस्याओं के कारण पीछे ना छूट जाए। ठीक है भैया, कार्स की बात होती है, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल की बात होती है। तो भैया चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल क्या है, इसके बारे में बता दो थोड़ा। तो कहोगे भैया चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, कहोगे यह क्या होता है? यह जो भी हमारे ऑटिज्म बच्चे होते हैं इनके नैदानिक और व्यवहार संबंधी रेटिंग पैमाना होता है। एक ऑटिज्म बच्चों की पहचान करना, उनकी गंभीरता के स्तर के बारे में जानना, ठीक है, जिससे सामान्य विकासात्मक देरी अगर है बच्चे में तो उसे क्या किया जा सके? उसे खत्म किया जा सके, कम किया जा सके, बच्चे का सुधार किया जा सके। तो इसमें कुल कितने क्षेत्र? 15 क्षेत्र होते हैं रिलेटेड टू द पीपुल, लोगों से संबंधित। बच्चा दूसरों के साथ कैसा तालमेल करता है, बच्चा दूसरों के साथ कैसी प्रतिक्रिया करता है, दूसरों को देखकर क्या अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है, लर्न करता है, इमोशनल रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता है, परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर का सही ढंग से उपयोग करता है या नहीं करता है, वस्तुओं का उपयोग सही ढंग से करता है। ठीक है, दिनचर्या में क्या क्या उसकी चीजें उसको आती हैं, कैसे आप अनुकूलन कर सकते हैं, विजुअल रिपोर्ट्स आप कैसे देखते हैं, बच्चा क्या आई हैंड कोऑर्डिनेशन करता है, सामान्य रूप से देखता है, श्रवण संबंधी प्रतिक्रिया, आवाजों के ऊपर संवेदनशील या प्रतिक्रिया देना, ठीक है, स्वाद, गंध, स्पर्श, ऐसी चीजों को देना। ठीक है, डर या घबराहट, बिना वजह अत्यधिक डरना या अत्यधिक निडर होना। ठीक है, शाब्दिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन, भाषा का बोलना, बोलने का तरीका, अजीब आवाजें निकालना, अशाब्दिक संचार, इशारों और शारीरिक हाव भाव के माध्यम से। ठीक है, तो ये कुल आपके 15 कौशल क्षेत्र होते हैं जो आपको देखने को कार्स में मिलते हैं। प्रत्येक डोमेन में 1 से 4 अंकों तक का पैमाना स्कोर किया जाता है। कुल स्कोर के आधार पर तय होता है कि बच्चे में ऑटिज्म है या नहीं है, हल्का है, मध्यम है, गंभीर है, कैसा ऑटिज्म है, ये पता चलता है। स्मृति कौशल क्या है? स्मृति कौशल यानी कि मेमोरी स्किल की बात होती है। स्मृति कौशल से तात्पर्य मस्तिष्क की उन मानसिक क्षमताओं और प्रक्रियाओं से है जिसके द्वारा हम बाहरी वातावरण से जानकारियों को कैसे ग्रहण करते हैं। भाई जो चीज हम याद करते हैं, क्या याद करके हमेशा उसको अपने दिमाग में स्टोर रख पाते हैं? क्या वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है या शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है, ये हमें देखना पड़ता है। क्या जरूरत पड़ने पर हम किसी भी चीज को याद कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं, पुनः से याद कर पाते हैं? यह क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर होता है
जिसमें बच्चे का सीखना, निर्णय लेना, दैनिक जीवन के कार्यों को करना, ये जो है देखा जाता है। इसके 3 चरण, पहला होता है इनकोडिंग, दूसरा होता है स्टोरेज और तीसरा होता है रिट्राइवल, यानी कि कूट संकेतन, भंडारण और पुनः प्राप्ति। सूचनाओं को समझने योग्य रूप से मस्तिष्क में दर्ज करना, यह आपका इनकोडिंग कहलाता है। सीखी हुई सूचना को मस्तिष्क में बनाए रखना, यह आपका स्टोरेज कहलाता है। और जरूरत पड़ने पर अगर आप उस चीज को याद कर लें, उसका प्रयोग कर लें, तो क्या कहलाएगा भैया? ये आपका रिट्राइवल कहलाएगा, पुनः प्राप्ति कहलाएगा। इसके अगर हम लोग प्रकारों के बारे में बात कर लें, एक आपकी वर्किंग मेमोरी होती है, ये अल्पकालीन स्मृति होती है जो हमें किसी कार्य को करते समय जानकारी को थोड़े समय के लिए दिमाग में रखने में मदद करती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसमें वे कौशल शामिल हैं जो सूचनाओं को महीनों या वर्षों तक स्थायी रूप से सहेज कर रखते हैं। ठीक है, बचपन की यादें हमारी, ठीक है भैया, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ऐसी चीजें जो हमारी बचपन में थी, ठीक है, अपना नाम या कोई ऐसी घटना हमारे साथ घटी वो हम याद कर लें उस चीज को। ध्यान और एकाग्रता, किसी भी जानकारी को याद करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करना कि हमने क्या देखा था और क्या चीज थी। ठीक है, दृश्य और श्रवण स्मृति, देखी गई चीजें और सुनी हुई गई बातें, इसको याद करना। ठीक है, तो ये आपका स्मृति कौशल के अंतर्गत आता है। शैक्षणिक व्यवस्था में स्मृति कौशल को विकसित करने के लिए आप कह सकते हो बार बार बच्चे को अभ्यास करा सकते हो, बार बार दशावलोकन करा सकते हो, तकनीकों का उपयोग कर सकते हो, विजुअल ऑडिटरी का उपयोग कर सकते हो। बच्चा सीखेगा, सुधरेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। और इससे पहले आप सभी के लिए एक बात, भैया वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर देना, आपको लगता हो कि वाकई में आपके लिए चैनल काम करता है, क्योंकि आपका एग्जाम है, हमें पता है, और हर एक चीज आपको समय पर प्रोवाइड की जा रही है। बहुत सारे लोग चैनल तो बना करके बैठे हैं और चीजें आपको समय पर नहीं मिलती। डालने को तो मैं भी नोट्स डाल दूं और आप लोग उसको पढ़ लें, लेकिन किताबें बहुत हैं, बहुत जगह पे हैं, उसको पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए। आप जब बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अगर इससे इर्द गिर्द भी कोई क्वेश्चन होता है, घुमा करके भी दिया जाता है, तब भी आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं अगर आपने यहां पर वीडियो के माध्यम से समझा। तो कोशिश यही रहती है और अपना 100% देने की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों तक पहुंचें, जिससे आप लोगों का एग्जाम बेहतर हो और हमारी मेहनत सार्थक हो। तो भैया सभी तक एक बार वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब को चैनल को जरूर कर लेना। और टारगेट तो वैसे रखा था कि भैया अपने पास 86,000 लोग हैं, हो चुके हैं, और 1 लाख लोग आप करा दो, लेकिन मुझे पता है भैया ये तो आप नहीं करा सकते। ठीक है, क्योंकि क्षमता ही नहीं आप लोगों के पास इतनी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें, करा दे। तो चलो भाई थोड़ा टारगेट आपके लिए कम कर देते हैं। ठीक है, कम से कम भैया 4,000 लोग ही जोड़ लो ना, आप 14,000 जोड़ो। ठीक है, तो 4,000 लोग जोड़ करके केवल 9,000 भाई बहन अपने इस एग्जाम की परिवार में कर लो। अब देखते हैं आप लोग कितना वीडियो को शेयर करते हैं, कितना आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, कितना आप अपने स्टेटस पे लगाते हैं। ठीक है, बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9 की। तो CWID के लिए स्कूली उम्र में 4 मूल्यांकन उपकरणों के नाम लिखिए। ठीक है, बेसिक एमआर स्कूली उम्र में होता है, बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, MDPS मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये भी आपका ग्लैड, आपका ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप ये भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में FACP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीनिंग क्या है? समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करना जिसमें अगर हम कोई हस्तक्षेप करें तो उसको लाभ हो, बार बार मैं बोल चुका हूं। ठीक है, जांच एक प्रारंभिक और त्वरित प्रक्रिया जिसके द्वारा बड़े समूह में उन बच्चों की पहचान की जाती है जो विकासात्मक शैक्षणिक रूप से किसी समस्या या अक्षमता के जोखिम पर हो सकते हैं। ठीक है भाई, उनकी जांच की जाएगी।
आकलन की प्रक्रिया में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होगी, सूची बनाएं। भाई आकलन करना है, बच्चे का असेसमेंट करना है, तो बच्चे की क्षमता, कमजोरी, उसकी विशिष्ट आवश्यकता, इसको जाना जाएगा, उसको मापा जाएगा। केवल आकलन में केवल अंक नहीं प्रदान करना है, आकलन में बच्चे की हर एक चीज का आकलन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप बच्चे के लिए प्रारंभिक पहचान और स्क्रीनिंग कर सकते हैं। भाई विशेष शिक्षक क्या करेगा, बच्चे को स्कूली वातावरण में, समुदाय में बच्चे को पहचानेगा तो उस पर स्क्रीनिंग टूल लगाएगा, स्क्रीनिंग टूल लगाएगा तो वास्तव में जो उसकी कठिनाई है उसके बारे में जान सकेगा। ठीक है, उपयुक्त असेसमेंट उपकरणों के माध्यम का चयन कर सकता है। ठीक है, जो बच्चे जैसे हैं, ऑटिज्म बच्चे हैं उसके लिए अलग असेसमेंट टूल्स होते हैं, बौद्धिक अक्षम बच्चे उनके लिए अलग असेसमेंट टूल्स होते हैं, हर बच्चे के लिए अलग अलग असेसमेंट टूल्स होते हैं। तो जैसे टूल्स होंगे वैसे आप पहचान कर सकेंगे। वर्तमान प्रदर्शन स्तर का निर्धारण करना, भाई हम ये जान लेते हैं, असेसमेंट टूल जब हम लगाते हैं बच्चे पर तो ये जान लेते हैं कि बच्चे को किस क्षेत्र में सहायता चाहिए, और उस असेसमेंट टूल के माध्यम से हम लोग बेसलाइन बना लेते हैं, बेसलाइन के डाटा एकत्रित कर लेते हैं, जिससे कि हम बच्चे को आगे चल करके स्वतंत्र बना सके। उसकी हर एक चीज को हम देखते हैं। ठीक है भैया, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट भैया अगर हम लोग बात कर लें, आगे हम लोग बात कर लें तो कहेंगे भैया अनुकूलन और संशोधन। भाई एक विशेष शिक्षक जब बच्चे को किसी भी चीज को सिखाएगा तो एडेप्टेशन करेगा, अनुकूलन करेगा, और अनुकूलन में ही आपका एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन भी आता है, तो वो भी कर सकता है। बच्चे के लिए मौखिक टेस्ट, बच्चे के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग, बच्चे को अतिरिक्त समय देना, बच्चे की कार्यप्रणाली को सुधारना, उसके जरूरत के अनुसार चीजों में बदलाव करना, बहुविषयक टीम के साथ समन्वय, मल्टी डिस्पेंसरी टीम के साथ समन्वय। आकलन की प्रक्रिया अकेले पूरी नहीं की जा सकती, इसके लिए समन्वय होना बहुत जरूरी है। थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सभी का जब समन्वय होगा तो भैया अच्छा होगा। माता पिता की काउंसलिंग और सहभागिता ये भी बहुत जरूरी है, विशेष शिक्षक कर सकता है। ठीक है, बच्चे की निरंतर निगरानी करो। ठीक है, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चे से आप क्या समझते हैं, ऐसे बच्चे जिनमें गंभीर दिव्यांगता होती है, गंभीर स्तर की दिव्यांगता होती है, ऐसे बच्चे जिनमें बहुअक्षमता होती है, तो ऐसे बच्चे जो हैं क्या कहलाते हैं, ऐसे बच्चे हाई सपोर्ट नीड वाले कहलाते हैं। जीवन के कार्यों, शिक्षा, सामाजिक भागीदारी के लिए निरंतर, गहन और व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता इनको होती है। मूल्यांकन को परिभाषित करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, ना कि असेसमेंट। अगर कहे आकलन तो कहना असेसमेंट। ठीक है, इस बात को याद रखना भैया। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में मूल्यांकन, मूल्यांकन की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया मूल्यांकन, सीधे सीधे आप देख लो, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक उद्देश्यों के से घनिष्ठ संबंध रखती है। कोठारी आयोग के द्वारा दी गई परिभाषा। ठीक है, ऐसे मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय लेते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त किया जा सकता है, मूल्यांकन है। ठीक है, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि छात्र ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की। क्या है भैया, मूल्यांकन है। ठीक है, मूल्यांकन के उपकरण, मूल्यांकन की विशेषताएं, निरंतर होता है। आप लोग कहते हैं CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और लगातार निरंतर आपका कह सकते हैं मूल्यांकन यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। बेसिक एमआर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, बेसिक एमआर बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, पार्ट ए में क्या होता है, पार्ट ए में आपके 7 कौशल क्षेत्र, 7 कौशल क्षेत्रों में 280 आइटम होते हैं जो बच्चे के स्किल बिहेवियर से संबंधित होते हैं, कौशल व्यवहार से संबंधित होते हैं।
स्वयं की देखभाल करना, गतिशीलता, संचार, सामाजिक गतिविधि, घरेलू कार्य, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, ये 7 डोमेन जो होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं आपको। ग्रॉस मोटर हुआ, फाइन मोटर हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, और ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसका स्कोर भी 0 से 5 तक किया जाता है। बच्चा स्वतंत्र होगा 0, ठीक है, सॉरी, बच्चा स्वतंत्र हो जाएगा तो 5, नहीं कर पाता है तो 0, ठीक है। तो ऐसे ही शारीरिक सहायता, सांकेतिक सहायता ऐसे देकर के किया जाता है। पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में आपको 10 प्रॉब्लम बिहेवियर देखने को मिलते हैं, ठीक है। 10 प्रॉब्लम बिहेवियर: स्वयं को चोट पहुंचाना, दूसरों के प्रति आक्रामक व्यवहार, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अजीब जो है हरकतें, अति सक्रियता, अशोभनीय मौखिक व्यवहार, असामाजिक आदतें, ठीक है, असामान्य संवेगात्मक व्यवहार, अखाद्य वस्तुएं, नींद, ये सारी चीजें जो होती हैं, और यहाँ पर 0, 1, 2 ऐसी चीजें जो हैं ऐसी स्कोरिंग की जाती है। इसका महत्व है कि बच्चे की वर्तमान स्थिति के बारे में सटीकता से हम जान सकें, उसमें हम स्कोर कर सकें, और भैया हम बच्चों को बेहतर बना सकें, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और जरूर सारे वीडियोस को देख करके जाइएगा, अच्छे से जाइएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।